हेलो क्लास। आज की हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क रहा है हमारे इंडिया में, उसके बारे में डेप्थ में जाने से पहले आपसे मैं दो चार बातें करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी का जो पूरा चैप्टर पढ़ा था क्लास, जिसमें हमने व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरमीडिएट टारगेट्स, और इसके साथ साथ मैंने देखा था कि किस तरह से कौन से इंस्ट्रूमेंट बेटर है, तो मल्टीपल इंडिकेटर की बात करते थे। फिर हमने आपको पढ़ाया था कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है, किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है स्टेप बाय स्टेप, और किस तरह से पिछले 10 सालों में 4 सालों में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये सब कैसे वर्क कर रहे हैं। वहाँ पर हमने एक थ्योरिकल पार्ट पढ़ा था जिसमें हम एक टेक्निकली रिलेशन देखा था, और फिर मैंने बताया था कि किसी भी कंट्री में अगर उस कंट्री का ग्रोथ करना है, उस कंट्री में डेवलपमेंट करना है, उस कंट्री का जीडीपी बेटर करना है, और अगर उस कंट्री का प्राइस लेवल मेंटेन करना है, बिजनेस साइकिल्स को कंट्रोल करना है, और इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है, तो उस कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी में जो मेन रोल होता है वो आरबीआई होता है, और आरबीआई को ये सब मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जहां तक हम बात करते हैं क्लास की, जो मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है, वो डे बाय डे, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। तो इस आर्टिकल में हमें ये लर्न करने को मिलेगा कि पिछले 50 सालों में, 20 सालों में क्या चेंजेज आए थे, और किस तरह से कौन सी पॉलिसी और कौन सी एक्सपेंशनरी पॉलिसी या कंटेक्शनरी पॉलिसी या कौन से टूल्स को किस टाइम पे अडॉप्ट किया गया, और इसका मल्टीपल इंडिकेटर क्या थे, बैंक रेट को इम्पोर्टेंट दिया गया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन को इम्पोर्टेंट दिया गया, यानी कि कौन से टूल्स को ये सब इम्पोर्टेंट दिया गया। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। आज का जो मेन टॉपिक आपका है, ये बात हम स्टार्ट करने के सबसे पहले पॉइंट से क्लास कि इस आर्टिकल को जो मेन इंट्रोडक्शन पॉइंट में जो लिखा हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे, और एक एक बात को समझते हुए फिर हम जाके डेप्थ में बात करेंगे कि ये आर्टिकल्स कहना क्या चाहता है आखिर। तो क्लास चलिए सबसे पहले देखिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या कहना चाहता है, कि ये कहना चाहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क रहा है इंडिया में हैज़ इन्वॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स एंड रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड चेंजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन। पिछले 10 जितने डिकेड की बात करता है, तो बेसिकली टारगेट क्या था हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन को चेंज करने की बात। व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशंस, आपको बता चुका, प्राइस लेवल, जीडीपी, बीओपी, ठीक है, बिजनेस साइकिल्स, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेशन होता है। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर, सेविंग रेट, कैपिटल फॉर्मेशन रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, ये हमारे इंडिकेटर होते हैं। तो इस इंडिकेटर को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी था, और फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपको पता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की बात कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। कहता है द ऑप्शनल फ्रेमवर्क हैज मॉनेटरी पॉलिसी हैज आल्सो गॉन थ्रू द सिग्निफिकेंट चेंज, हैज आल्सो गॉन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट एंड टारगेटिंग मैकेनिज्म। पिछले 10 सालों में, 50 सालों में, डिकेड्स में बात करता है, तो इंस्ट्रूमेंट और टारगेट चेंज हुए हैं। फिर रिसेंटली क्या किया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 को क्या करा है, आल्सो अमेंडेड किया गया है, अमेंडमेंट किया गया 2006 में, और 2006 में जो अमेंडमेंट किया गया है उस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अब हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लास ये था इस अमेंडमेंट का, देखो कह रहा है टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। पहला देखो, आपको एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो पॉइंट ही आपको पता होना चाहिए, तो पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, पहली बात करता है। दूसरा कहता है टू कीपिंग द रिजर्व विद द व्यू ऑफ द सिक्योरिटीज सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी की सिक्योरिटी की बात कर रहा है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी क्या होती है,
प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, बिजनेस साइकिल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है इन इंडिया एज जर्नी द ऑपरेट द करंटली द क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी का वर्क होता है कि क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल की बात करता है, उसको सिस्टम को अच्छी तरह से मैनेज करना है। द इट इज एडवांटेज एंड टू हैव मॉडर्न, और कहता है कि मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है टू मेट द चैलेंज एंड इनवर्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। इतना जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस अमेंडमेंट में, इसमें आपको क्या पढ़ने को मिला? सो सिंपल है क्लास कि मिला क्रेडिट सिस्टम को बेटर करना है। चैलेंजेस जो हमारे इंडियन करंट सिनेरियो में जो इंडिया के सामने जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म है, बैंकिंग सेक्टर के चैलेंजेस जो हैं, चैलेंजेस कहाँ से है? जो बेसल थर्ड के नॉर्म्स हैं, बेसल थर्ड के नॉर्म्स को अडॉप्ट करना और हर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना और क्रेडिट क्रिएशन को बेटर तरीके से लेना, जीडीपी को एक डायरेक्शन में ले जाना, यह बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, किसी भी कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत बड़ा चीज ऑब्जेक्ट टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेस मानी जाएगी तभी मानी जाएगी जब प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लिया है तो, ठीक है। कीपिंग द माइंड ऑब्जेक्टिव ग्रोथ, ग्रोथ के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी भी लाना बहुत बड़ा टास्क होता है, इसी की बात करता है क्लास। हम ज़्यादा पॉइंट ना लेते हुए अब हम बताते हैं कि इस आर्टिकल को क्लास आप जो है और क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि स्टार्टिंग में लिख रहा है कि टू एम द मॉनेटरी पॉलिसी इनिशियल ईयर में, पहले ही में टू इंस्पेक्शन ऑफ RBI was mainly to maintain the sterling parties which is exchange rate। मतलब पहले पास टाइम में हमने क्या फोकस किया था? एक्सचेंज रेट को, और नॉमिनल जो है मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक्सचेंज रेट को फोकस करती थी। और क्या करता? लिक्विडिटी वाज रेगुलेटेड थी। किस तरह से इक्विटी रेगुलेट करती थी? वो कहता था ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट कैश रिजर्व रेशो, यानी कि बेसिकली उनके पास फोकस का इंस्ट्रूमेंट था, वो दो था क्लास, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट एंड कैश रिजर्व रेशो। ये दो रेशो लेके चला था, मेंटेन यही था। अगला था और क्या था? इट इज प्ले मेजर रोल ऑफ द रेगुलेटिंग क्रेडिट एबिलिटी employing open market operation, bank rate, reserve rate requirement toward in the end। बेसिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसी को, कौन कौन से बैंक रेट को बेसिकली और रिजर्व रिक्वायरमेंट रेटों को, CRR और SLR को लेकर के, और किस तरह से क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो मार्केट में, लिक्विडिटी मेंटेन बनी रहे, ये सब फोकस किया गया था, पहले भी था। लेकिन जब गवर्नमेंट हमारे इंडिया में नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, 14 बैंक और इन्वॉल्व किए गए, 1980s में और बैंक ओपन किए गए, प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया 1991 में आकर के। और फिर क्या करना गया क्लास कि फिजिकल डिफिसिट को पॉइंट में रख के बात करना गया कि हर कंट्री का फिजिकल डिफिसिट कंट्री में बहुत ज़्यादा था और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, टैक्सेशन कम था तो डेफिसिट ज़्यादा था। उसके फिर मॉनेटरी पॉलिसी का रोल होता है कि वो किस तरह से इकोनॉमी को मेंटेन करे, क्योंकि 1991 के क्राइसिस के बाद इसका रोल चेंज हो गया था। तो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि रेगुलेट द क्रेडिट, ठीक है, 1980 वाज था रेगुलेट द क्रेडिट एंड अकॉर्डिनेंस विद द डेवलपमेंट नीड ऑफ कंट्री। 1980 की बात करें या 1969 की बात करें, 1970 की बात करें, तो इस केस में जो मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा यही था, कहना चाहता है कि डेवलपमेंट करने की बात करता था लेकिन क्रेडिट को रेगुलेट करने की बात करता था, ये आता था। और बेसिकली मार्केट को ध्यान में रखते हुए मोनेटाइजेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट की बात करता था ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना आने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम का क्लास। हम आगे चलते हैं क्लास, फिर अभी हाल की बात करते हैं कि बेस्ड ऑन RBI रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी रिवाइज इन द स्ट्रेंथ इन द मॉनिटरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क 2014 में चेयरमैन डॉक्टर उर्जित पटेल थे जो कि अभी गवर्नर हैं। फॉर्मल ट्रांसिशन वाज मेड इन 2006। इन्होंने क्या किया, अभी अब करंट की बात करना है, ये पहले की बात थी। तो पहले तो ये था, लेकिन पहले था कि प्राइस स्टेबिलिटी लाने की बात थी, लेकिन प्राइस अब स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट टारगेटिंग एंड द 6th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज कंसिडर्ड सेट इन द पॉलिसी ऑफ रेपो रेट।
उसने कहा है अब जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क चेंज हुआ है कि हमारी इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की टारगेट की बात कर रहा है, और इसके लिए वो जो है सेट किया था 2006 में, जो एम सेट किया था वो था कि रेपो रेट को कैसे, रेपो रेट के थ्रू जा करके हमें इस टारगेट को अचीवमेंट करना है, यानी कि प्राइस को एक मिनिमम लेवल तक और एक मैक्सिमम लेवल तक ही लिखना है। इससे ज़्यादा ना तो रिसेशन आने पाए ना तो इन्फ्लेशन नहीं आ पाए, एक मिडिल टारगेट रखना है। ये अभी हम आपको आगे पढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा देखिए, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कह रहा है कि एग्रीमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बोला जाता है, MPFA was signed between the government and India, Government of India and RBI in February 2015 to formally adopt the, क्या अडॉप्ट किया है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, FIT टारगेट ले लिया है फ्रेमवर्क। द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द ऑफिशियल गजट किया है 2016 में, और इसको किस बेस पे मेजर करेंगे, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो बोला गया है कि वुड बी 4% विद प्लस 2% टॉलरेंस अबाउट द पीरियड ऑफ 15 अगस्त 5 2016 टू मार्च 31 2021 तक, यानी कि मार्च 2021 तक ये जो टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि मतलब एक्सचेंज रेट का, यानी कि इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी ना आने पाए, जो टारगेट है कि 4% से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, मतलब 4% और प्लस 2%, कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन टारगेट वुड बी 4% विद द प्लस और माइनस 2%, ठीक है, इसको टारगेट लेके चलना है क्लास। फिर बोलते हैं, अब इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए सर बोलेंगे आप तो बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं ये सारी बातें, तो मैं आपको सिंपल ये बता रहा था कि भैया कि 2015 से पहले और 1991 से पहले क्या चल रहा था, तो आप सिंपली समझ लीजिए कि उस टाइम जो मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट था वो था कि सिर्फ प्राइस लेवल के साथ साथ जीडीपी और मेंटेन करना है, बजट डिफिसिट को बैलेंस और टारगेट को रीच करने के लिए सीआरआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट में ज़्यादा फोकस करते थे। इसके बाद अभी क्या किया गया है कि चेंज कर दिया गया है। अब जो नॉर्म्स अमेंडमेंट किया गया 1934 के एक्ट में, इसके बाद हम इसी चीज़ को 4 भागों में क्लास पढ़ेंगे। पहला है डिस्क्राइब द, अब आपको इसको मैं अलग अलग पार्ट से पढ़ाऊँगा क्योंकि इसमें आपको पूरा आर्टिकल 5 पार्ट से डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं क्लास, किस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ द जनरल मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता क्या है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए क्लास कि जो की कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि इंस्ट्रूमेंट क्लास देखिए, और इंस्ट्रूमेंट के बाद हमारा दूसरा आता है कि ऑपरेटिंग टारगेट क्या है, इसके बाद आता है कि इंटरमीडिएट टारगेट क्या है हमारा, और फिर फाइनल आता है गोल ऑफ मॉनेटरी टारगेट। तो कहने का मतलब अगर हम इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करते हैं तो हमें फाइनल टारगेट तक जाना है, यही हमारा क्या है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ कि अगर यहाँ पर बैंक रेट अगर रेट इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई का जो टारगेट होगा M3 M4 जो भी है उसको टारगेट करना। फिर इंटरमीडिएट टारगेट की होता है कि हम मनी सप्लाई को और कांस्टेंट रखना है या इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखना है। इसके बाद हमें गोल्स होता है कि हमें प्राइस लेवल टारगेट है या जीडीपी टारगेट है या सेविंग रेट टारगेट है, क्या टारगेट है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसी को बोला जाता है क्लास जनरल मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसको आप समझ गए होंगे। अगला पास करते हैं कि थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं क्लास की मॉनेटरी पॉलिसी टारगेटेड थी। फीडबैक लेते हैं 1985 से लेकर के 1998 के बीच में क्या रहा है। तो अगर हम इन टारगेट लेते हैं तो इन शॉर्ट में बताता हूं कि यहाँ पर जो मेन इंस्ट्रूमेंट थे वो क्या थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन और सीआरआर, 2 मेन इंस्ट्रूमेंट थे। और कहता है कि मेन जो टारगेट था इंटरमीडिएट वो ब्रॉड मनी को कांस्टेंट रखना था। तीसरा था क्लास कि फाइनली जो है हमें इंटरेस्ट रेट रेगुलेट किया, सब चीज़ें किया। फाइनली हमारा टारगेट था कि जीडीपी को मेंटेन कैसे करें, यानी कि प्राइस लेवल की बात करते थे। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं शॉर्टकट में कि 1985 से लेकर 1998 के बीच में जो मेन टूल था वो क्या था,
ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड CRR था। अब इसको हम फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं क्लास। देखिए सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट में आपके सामने दो इंस्ट्रूमेंट है, रिजर्व रिक्वायर और है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये दो हैं। अच्छा, और इसके बाद हम लैंडिंग टू बैंक। लैंडिंग टू बैंक समझते हैं। कई बार होता था कि बैंक फेल हो जाता था, उसको सरकार उसको लैंडिंग करती थी, जैसे उसको रिकैपिटलाइजेशन हम कल आपको पढ़ाए थे। और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, यानी कि मेनली तो हमारे पास दो ही इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन हमें कहते हैं कि ये भी साथ साथ में दिए जाते थे। देखो, क्योंकि रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता था या CRR क्या होता था कि बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता था। तो अगर CRR बढ़ा दिया या CRR घटा दिया तो उससे उनके पास जो फंड की अवेलेबिलिटी है चेंज हो जाती थी। इसी तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ था। ऐसे ही अगर उनके पास कैपिटल की कमी पड़ जाती थी तो वो क्या करते थे, लैंडिंग टू बैंक, जो बैंक को देते थे और या बैंक सरकार से लेते थे, तो ये भी हो सकता था। तो यानी कि ये चीज़ें थी, ये इंस्ट्रूमेंट थे। और इससे क्या होता था, दूसरा देखेंगे ऑपरेटिंग टारगेट क्या हो रहा है। यहाँ पर ऑपरेटिंग टारगेट हो रहा है कि रिजर्व एग्रीगेट मॉनेटरी बेस को M0 को बेस करना है। और इंटरमीडिएट टारगेट क्या था क्लास, कि मॉनेटरी एग्रीगेट M3 को कांस्टेंट रखना, यानी कि टोटल मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखना था। और गोल क्या था, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अगर ये चारों स्टेबिलिटी लाने के लिए ये मेन टूल था आपका CRR और SLR, ये मेन टूल हुआ करता था। लेकिन ये टूल था 1985 से लेकर के 1998 के बीच में। आपको शॉर्टकट में ऐसे समझ लेना है, समराइज भी में, कि ये पहले टूल चलते थे और इसको अचीवमेंट करने के लिए टारगेट हुआ करते थे। तो ये एक मॉनेटरी टारगेटिंग इंडिया था, मॉनेटरी पॉलिसी की लीकेज था, किस तरह से लिंक करते हैं एक दूसरे को, लिंक था ये। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। ये भी 1998 से लेकर 2006 के बीच में मल्टीपल अप्रोच चली थी। और इस मल्टीपल अप्रोच को MIA बोलते हैं। अब बोलोगे सर ये मल्टीपल अप्रोच क्या है क्लास। तो मल्टीपल अप्रोच में किसी एक अप्रोच को हम नहीं कर रहे हैं कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट या किसी एक चीज़ से लेकर के हम किसी को टारगेट को अचीवमेंट कर रहे हैं। मल्टीपल अप्रोच आ गया और मल्टीपल टारगेट आ गया। तो मल्टीपल अप्रोच एंड मल्टीपल टारगेट एक साथ लेके चलते हैं तो मल्टीपल इंडिकेटर होता है। जैसे इसमें वेरिएबल कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं और इंटरेस्ट रेट वाले वेरिएबल होते हैं। आपको डाट समझाता हूँ। देखिए रेट ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ पर जो रेट ऑफ वेरिएबल है इंटरेस्ट रेट इन मनी है, और है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड क्रेडिट मार्केट है, और क्या है वेरियस इन्फ्लेशन रेट है, एसेट प्राइस है, एक्सचेंज रेट है। तो ये जो रेट्स हैं इसे बोलते हैं वेरिएबल्स, रेट्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या यहाँ पर है, इंटरेस्ट रेट एक वेरिएबल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल हैं, लेकिन ये रेट्स हैं। ठीक है, मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मार्केट में क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, ठीक है, ये वेरिएबल थे। अगर इसमें चेंज करना है तो क्या चेंज होगा, दूसरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल चेंज हो जाएगा, यानी कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा तो मनी सप्लाई भी चेंज होगी मार्केट में। अगर बैंक ने CRR या SLR घटा दिया या बैंक रेट घटा बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई भी घटे बढ़ेगी, तो मनी सप्लाई चेंज होगी। उससे क्या होगा, क्रेडिट देखिए चेंज हो गया, फिर आपका फिजिकल डेफिसिट चेंज हो रहा है, और इंडेक्स जो है वो भी चेंज होगा, इंडस्ट्रियल इंडेक्स, प्रोडक्शन चेंज होगा, प्रोडक्शन चेंज होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चेंज होगा, और आपका क्रेडिट फ्लो चेंज होगा। तो जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है। और जब क्वांटिटी चेंज होगा तो आगे क्या होगा, इन सब चेंजों को लगा करके हम क्या करते थे, फॉरवर्ड इंडिकेटर बनाते थे, और उस इंडिकेटर के बेस पे हम डिसाइड करते थे कि मार्केट में क्या स्टेप लेना है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल आउटलुक देखते थे, कैपिटल सर्वे करते थे, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है सर्वे करते थे कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन आने वाला है या क्या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आने वाली है। साथ साथ हम देखते थे कि इसमें क्या फोरकास्टिंग होने वाली है, यानी कि इन डेटा के आधार पर हम मल्टीपल के आधार पर एक इंडेक्स बनाते थे, मल्टीपल इंडेक्स। ठीक है, और इसके बाद हम पैरेलल टू द टाइम सीरीज मॉडल बनाते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को, रिस्क को, क्वालिटी को, कंडीशन क्या देख रहे हैं, इस मल्टीपल इंडिकेशन देख रहे हैं कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन आउटलुक क्या है।
मार्केट का रिस्क कितना है, मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशन कितनी है, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। और फिर मॉनेटरी प्रोजेक्शन फिर आगे बनाते हैं कि हम ब्रॉड मनी कितना लेंगे, मॉनेटरी डिपॉजिट, क्रेडिट, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इस सब के बेस पे हम एक प्रोजेक्शन बनाते हैं। और प्रोजेक्शन बनाने के बाद फिर मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन करते थे। आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, थोड़ा सा याद होना चाहिए, लैग, मॉनेटरी पॉलिसी लैग पढ़ाया था। तो पहले बताया था आपको कि जब कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करने से पहले डेटा कलेक्शन होता है, डेटा के बाद उसको ऑपरेटिंग लैग होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि पहले वेरिएबल देखा गया, फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद में हम डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर मॉडलिंग बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हमें टारगेट क्या लेना है, फिर प्रोजेक्शन करते थे, और फाइनली हम जो है पॉलिसी को एक्शन करते थे। तो यह तो था कि आर्गुमेंटेड मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच क्या थी, और ये 1998 से लेकर 2006 तक 2016 तक ये मल्टीपल इंडिकेटर चला हुआ है क्लास। इसके बाद 2016 के बाद क्या ला रहे हैं, देखिए 2016 के बाद क्लास फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग ला रहे हैं। 2016 ऑनवर्ड अब जो चलेगा, तो देखो इसमें क्या है मेन कि अब हमने बता दिया है कि सेम वही बात कि हमारा टारगेट था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाज फॉर्मली अडॉप्टेड इन इंडिया, अडॉप्ट कर रखा है। इट मेनी 2006 द रिजर्व बैंक इंडिया RBI एक्ट 1934 was amended to the provide to statutory basis for the implementation of the EFIT framework. The amended act 1934 also provide the central government shall its consultation with the bank, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो कंसल्टेशन बैंक है और RBI है, तो इन्फ्लेशनरी टारगेट को प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर 5 ईयर में क्या करेगा, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है RBI जो है गवर्नमेंट के साथ बनकर के टारगेट को डिसाइड करेगा। ये है कि मतलब फ्लेक्सिबल रेट की बात कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, मतलब अब इसको अचीवमेंट करने के लिए कहता है कि इंटरमीडिएट टारगेट और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट आपके पास है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टारगेट आपको बता चुका था कि शॉर्ट टर्म में क्या अचीवमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग रन में क्या अचीवमेंट कर सकते हैं, इसको हम पढ़ चुके हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर सिंपल आपको बताना है कि इंटरमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट है, ग्रोथ को ले सकते हैं, या आप प्राइस का टारगेट रखना चाहते हैं, या आप GDP ग्रोथ का टारगेट रखते हैं। तो दोनों टारगेट एक साथ, वी कैन नॉट मीट एक साथ, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन से, कहता है कि रेपो रेट एंड इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड द क्वालिटी फैसिलिटी, लिक्विडिटी फैसिलिटी, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लैंडिंग, बैंक एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब कि हमें इंटरमीडिएट टारगेट अचीवमेंट करने के लिए हमें इन चीज़ों को, जो टूल की बात कर रहा है, इसको चेंज करके हम इसको अडॉप्ट करेंगे, यही बताया गया है। आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का लिंकेज इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग इन इंडिया क्या है। तो करंट सिनेरियो चला है, 2016 की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया हैज़ मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग द माइंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को माइंड में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी के टारगेट को मेन रखना, यही अभी का 2016 का टारगेट है। तो लेकिन इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अब आ रहे हैं, तो पहले देखेंगे कि पहले सिर्फ हम 2 इंस्ट्रूमेंट लेके चलते थे, CRR था और सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, पॉलिसी रेपो रेट ला दिया, देखिए। दूसरा लिक्विडिटी फैसिलिटी में क्या दिया, लिक्विडिटी फैसिलिटी में आपको बताए थे LAF, तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट आ जाता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड की अवेलेबिलिटी कराता है। और रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और क्या था क्लास, लैंडिंग टू बैंक, बैंक रेट, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपको बताए थे ओवरनाइट के लिए पैसा जो मिलता है इनको, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, यानी कि पहले सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट लेके चलते थे, लेकिन अभी क्या है, हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट को एक साथ अडॉप्ट करेंगे। और टारगेट क्या रहेगा क्लास, ऑपरेशन टारगेट रहेगा हमारा, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टारगेट रहेगा, और इंटरमीडिएट टारगेट क्या रहेगा,
शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट टारगेट रहेगा। ठीक है, ओके। लास्ट हमारा जो गोल्स है क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। यानी कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर लिया है, टारगेट भी हमने एक रखा हुआ है और मेजर हमारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा क्या कि फाइनल गोल्स पे। लेकिन पहले की तरह फ्लेक्स नहीं है, अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कह रही है। अब बात करते हैं क्लास कि मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट 2020 आ चुकी है, इसको देख लेना और उसमें क्या मेन फोकस किया गया है ये पॉइंट आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। बेसिकली हमारा फोकस है अब कि फ्लोटिंग रेट के साथ, मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं रखना है किसी चीज़ को, एक लेवल है उस लेवल से अपर या नीचे नहीं जाना है और इसको डिटेल आप पढ़ लेना क्लास। और करंट में जो रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंटेनिंग मिनिमम है 90% ऑफ द प्रिस्क्राइब CRR है डेली बेसिस टू कंटिन्यू, इट वाज रिड्यूस टू 80%। देखो पहले था कि 90% था, अभी इसको मार्च 27 को 2020 तक जो है रिड्यूस कर दिया गया है ऑन। ठीक है, इसको समझ लेना। और 17 अप्रैल को कुछ चेंज किया गया है, बेसिकली आपको ये पॉइंट्स पढ़ लेना है क्लास, हो गया। और अब मैं फाइनली बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द ऑफिशियल गजट 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन एज ए टारगेट टू पीरियड ऑफ अगस्त 5 अगस्त एंड मार्च 31, 2021 विच हैज़ अपर टॉलरेंस लिमिट 6% एंड लोअर टॉलरेंस ऑफ द 2%। यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर 3 क्वार्टरली अगर मेंटेन नहीं कर पा रही है RBI, तो क्या पड़ेगा, RBI इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रीजन फॉर फेलियर एंड पर्पस ऑफ रिमीडियल मेजर टू एक्सटेंड टाइम रिटर्न्स इन्फ्लेशन ऑफ टारगेट। तो कहना क्या चाहता है क्लास, वो सिंपल ये कहना चाहता है कि अगर RBI इस टारगेट को अचीवमेंट नहीं कर पाती है 3 क्वार्टर में, अगर ये प्राइस स्टेबिलिटी के टारगेट को जो फ्लोटिंग के हिसाब से, तो उसे मेजर, सेलेक्टिव मेजर और उसको रीजन को बताने पड़ेगा, फेलियर क्या उस फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लास। तो मुझे तक, जहाँ तक मुझे लगा कि इस आर्टिकल में पहले हमें सारे इंस्ट्रूमेंट को समझना है, पहले क्या इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे, अभी क्या इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, पहले के टारगेट क्या थे, आपके टारगेट क्या हैं, पहले सिंगल इंडिकेटर था अभी मल्टीपल इंडिकेटर आ गया है, और कौन कौन से चेंजेस आए हुए हैं। तो कुल मिला के क्लास थोड़ा सा इसमें मैं बहुत शॉर्टकट में बता दिया। आपको क्या करना है, इसमें सारे जो रिफॉर्म है बीच बीच में वो ला देना है कि बेसल अडॉप्ट कर लिया गया, कब बेसल 1 लागू किया गया, कब जो है इंटरेस्ट रेट का डिग्रेडेशन किया गया। मतलब कहने का मतलब यह कि एक हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो जब रिपोर्ट पढ़ रहे हैं आप तो सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए ईयर वाइज, टाइम वाइज चले जाएंगे और करंट तक आके देखेंगे कि क्या अभी सिनेरियो चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ न डिस्कस करते हुए क्लास यही था, इसको आप अलग से अच्छे से पढ़ लेना। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।